दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 2 हफ्ते के लिए टाल दिया है। इसके साथ ही यथास्थिति बहाल रखने के आदेश भी दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़े सभी पक्षों से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सभी पक्ष एक दूसरे की दलीलों पर जवाब दें। यह भी साफ किया गया है कि आदेश के बाद भी कार्रवाई चलती है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि यथास्थिति बनाए रखने के आदेश सिर्फ दिल्ली तक सीमित हैं। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर की गई याचिका की पैरवी कर रहे सीनियर वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि दिल्ली में 700 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां हैं, लेकिन समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। यहां तक कि कार्रवाई के दौरान पुलिस का इस्तेमाल भी हो रहा है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने आरोप लगाया कि बिना नोटिस दिए एक तरफा कार्रवाई हो रही है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि जहांगीरपुरी में एक खास समुदाय को बुलडोजर से तोड़फोड़ का शिकार बनाया जा रहा है। अतिक्रमण पूरे नगर निगम में है, ये किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि ये कोई राजनीति का मंच नहीं है, देश में कानून का राज कायम है। ये बताने के लिए इस कोर्ट की जरूरत है। दरअसल बुधवार को जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू किया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए थे। इस मामले की सुनवाई गुरुवार को भी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन पर 2 हफ्तों के लिए रोक लगा दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के भी आदेश दिए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चरखे को वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था से जोड़ा था। जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने साबरमती आश्रम में चरखा चलाया तो उनके मन में भी महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिवसीय भारत यात्रा पर गुरुवार को गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत अन्य ने भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट से बोरिस जॉनसन साबरमती आश्रम पहुंचे। सबसे पहले बोरिस जॉनसन ने बापू की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और उसके बाद चरखा चलाकर सूत काटा। इस दौरान बोरिस जॉनसन के चेहरे पर काफी खुशी दिखी। उन्होंने साबरमती आश्रम की विजिटर बुक में संदेश लिखा। उन्होंने लिखा कि इस असाधारण व्यक्ति के आश्रम में आना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, यह समझने के लिए कि कैसे उन्होंने सच्चाई और अहिंसा के सरल सिद्धांतों को बेहतर बनाने और दुनिया को बदलने के लिए प्रेरित किया। आश्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जॉनसन को महात्मा गांधी की शिष्या मेडलिन स्लेट उर्फ मीराबेन की ऑटोबायोग्राफी गिफ्ट की। यह किताब महात्मा गांधी की 2 किताबों में से एक है जो कभी पब्लिश नहीं हुई। खास बात यह है कि यह पहला मौका है जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री गुजरात का दौरा कर रहे हैं। अपनी गुजरात यात्रा के दौरान ब्रिटिश पीएम निवेश से जुड़े कई प्रस्तावों की घोषणा करेंगे। भारत और ब्रिटेन दोनों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर सकारात्मक रवैया दिखा रहे हैं। माना जा रहा है कि बोरिस जॉनसन की यात्रा से दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार को काफी बढ़ावा मिलेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गुरुवार को कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद शाम को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 22 अप्रैल को बोरिस जॉनसन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता है। इस दौरान दोनों देशों के बीच नए युग की ट्रेड डील समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जीआई टैक्स और निवेश से जुड़े कई योजनाओं पर घोषणाएं होने का अनुमान है। बताते चले कि भारत और ब्रिटेन के बीच 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से जुड़े समझौतों पर सहमति हो चुकी है। अगले साल G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता भी भारत कर रहा है। लिहाजा बोरिस जॉनसन की यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। बड़ी बात यह है कि भारत यात्रा से पहले बोरिस जॉनसन ने ट्वीट करके जिक्र किया था कि भारत आर्थिक महाशक्ति और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मौजूदा समय में अस्थिर वैश्विक हालात में भारत और ब्रिटेन अहम रणनीतिकार साझेदार बन सकते हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि उनकी यात्रा से दोनों देशों में रोजगार के अवसर, सुरक्षा और आर्थिक विकास के रिश्तों में बढ़ोतरी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत ब्रिटेन के सामने रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े अपने पक्ष को भी रखेगा। भारत ने दोनों देशों के बीच जारी युद्ध पर खामोशी बरकरार रखी है। हालांकि भारत ने कई मंचों से शांति की पहल की बात भी की है। कांग्रेस में राजनीति के चाणक्य की एंट्री होने जा रही है।
राजनीति के धुरंधर रणनीतिकार के तौर पर अपनी पहचान गढ़ चुके प्रशांत किशोर सुस्त दिख रही कांग्रेस में एक नई जान फूंकने की तैयारियों में जुट चुके हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक वे जल्दी ही कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें फुल एक्टिव मोड में देखा जा रहा है। 10 जनपद पर पिछले कुछ दिनों से वे लगभग हर रोज सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 5 राज्यों में आए चुनावी नतीजों से कांग्रेस शायद सहम गई है। अब आगे 2024 के आम चुनाव हैं और उससे पहले कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में पार्टी ने अपने स्तर की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2024 में उसका मुकाबला राजनीति में इस वक्त की महाबली बीजेपी से होगा, जिसके लिए उसे अभी से पार्टी की स्थिति को दमदार बनाना होगा। इसके लिए जरूरी है कि अब आगे जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां जनता के बीच अपनी पैठ मजबूत की जाए। इसके लिए राज्य स्तर की तैयारियों को गांठने की खूब जरूरत है। ऐसे में कांग्रेस ने राजनीति के माने हुए रणनीतिकार प्रशांत किशोर का सहारा लिया है। पार्टी को उनसे ढेरों उम्मीदें हैं। ऐसे में 2024 के आम चुनाव के साथ साथ उससे पहले जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसका दारोमदार प्रशांत किशोर के जिम्मे छोड़ा गया है। कांग्रेस अभी जिस दौर से गुजर रही है और जैसे उसके अंदरूनी हालात हैं, वो प्रशांत किशोर के राजनीतिक कौशल की भी परीक्षा लेंगे। कांग्रेस इस वक्त बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है। ऐसे में उसे प्रशांत किशोर में बीजेपी की काट नजर आने लगी है। पार्टी सुप्रीमो को शायद यकीन है कि वो प्रशांत किशोर ही हैं जो एक बार फिर से कांग्रेस को अपना पुराना रुतबा हासिल कर पाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन अपनी इस नई भूमिका में प्रशांत किशोर का सामना बीजेपी के दिग्गज रणनीतिकारों से होगा। बीजेपी ने इन्हीं कुछ सालों में देश की राजनीति में जो मुकाम हासिल किया है उसके पीछे उसके दिग्गज थिंक टैंक्स का ही दिमाग है, जो राज्यवार समय, मौका, हालात और जनता की नब्ज को इस तरीके से टटोलते हैं कि जाती हुई बाजी भी बीजेपी के हक में हो जाती है। ऐसे में प्रशांत किशोर का मुकाबला बीजेपी के माने हुए थिंक टैंक से होगा, जिसकी रणनीतियों को काटना और कांग्रेस के लिए माहौल तैयार करना प्रशांत किशोर के लिए किसी टफ चैलेंज से कम नहीं होगा। इसके लिए प्रशांत किशोर अभी से कमर कसकर तैयारियों में जुट चुके हैं। हिमाचल और गुजरात में होने वाले चुनावों पर वे इन दिनों खास फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा पार्टी सूत्रों के मुताबिक उन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नेताओं को भी हाईली एक्टिव मोड में रहने को कहा है। स्थानीय मुद्दों को सुलझाने के साथ साथ जनता के मूड को परखने और उसकी इच्छाओं को टटोलने को कहा गया है। ऐसे में पार्टी को अपने ट्रैक से उतरकर जन भावनाओं के मुताबिक फ्लेक्सिबल हो जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ भी मैत्री बढ़ाने के सुझाव दिए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच उनके लिए पार्टी की भीतरी समस्याएं ज्यादा बड़ी चुनौती साबित हो सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस के केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक बिखराव और नेताओं के आपसी मनमुटाव ने पार्टी को इन वर्षों में बहुत डैमेज पहुंचाया है। ऐसे में संगठन स्तर की समस्याओं को भी पार्टी आलाकमान के साथ मिलकर सुलझाना उनके प्राथमिक कार्यों में से एक रह सकता है। संगठन की ताकत को सुनिश्चित करने के लिए वे पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर भी कोई सुझाव दे सकते हैं, ताकि उस पर कोई आम सहमति बन सके, क्योंकि संगठन की आंतरिक मजबूती के बिना चुनावी पर्वत पर चढ़ पाना उनके लिए कठिन हो सकता है। उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ने परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव किया। यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा का नया पैटर्न अगले साल यानी कि 2023 से लागू किया जाएगा। वहीं 12वीं की परीक्षा का नया पैटर्न 2025 से लागू होगा। बता दें कि सीएम योगी ने शिक्षा विभाग का प्रेजेंटेशन देखने के बाद ये आदेश दिए। कक्षा 9 और 11 में इंटर्नशिप के प्रोग्राम भी शुरू किए जाएंगे। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि सभी परिषदीय विद्यालयों में हर कक्षा के लिए कम से कम एक क्लासरूम होना चाहिए। हर ब्लॉक में कस्तूरबा विद्यालय की स्थापना करने के भी निर्देश दिए गए। वहीं ग्रेजुएशन में अब ग्रेडिंग सिस्टम को लागू किया जाएगा। इसके लिए सीएम ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बता दें कि नए पैटर्न में एक प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय होगा, जिसका उत्तर OMR शीट पर देना होगा। वहीं 2025 में इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में भी बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र का पैटर्न लागू किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूलों में राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। इसके तहत 5 सालों में तमाम स्कूलों का मूल्यांकन और सर्टिफिकेशन जारी किया जाएगा। स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए कौशल विकास की ट्रेनिंग और प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि 2 सालों के अंदर संस्कृत शिक्षा निदेशालय का भी गठन किया जाएगा। संस्कृत को आज की तकनीकी से जोड़कर स्टूडेंट्स के लिए नए रोजगार पर काम किया जाएगा। इसके लिए 180 घंटे का सर्टिफिकेट और 360 घंटे का डिप्लोमा कोर्स भी शुरू किया जाएगा। इसके लिए वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, रियल टाइम मॉनिटरिंग, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम और डाटा मैनेजमेंट की व्यवस्था लागू की जाएगी। भारत में कोरोना की चौथी लहर अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है। देश में कोरोना की रफ्तार अब तक की तीनों लहरों में सबसे ज्यादा है। यही कारण है कि देश में एक बार फिर से मास्क को लेकर सख्ती बढ़नी शुरू हो गई है। बीते 24 घंटे की बात करें तो गुरुवार को 2380 नए संक्रमित पाए गए। आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण में बीते 24 घंटे में 15% से अधिक की बढ़ोतरी हुई। वहीं 56 लोगों ने दम तोड़ दिया। 24 घंटे में आए संक्रमितों की संख्या चिंताजनक है। कोरोना की चौथी लहर रफ्तार पकड़ रही है। यही वजह है कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक बार फिर से 13,433 पहुंच गई है, जबकि रिकवरी रेट वर्तमान में 98.76% है। पिछले 24 घंटे में 4,49,114 कोरोना की टेस्टिंग हुई है। देश भर में बीते 24 घंटे में 1231 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वहीं पूरे कोरोना काल की बात करें तो देश में अब तक कोरोना से 4,25,14,479 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं जबकि 83.33 करोड़ कोरोना की टेस्टिंग हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1009 संक्रमित मिले, जो बीते 2 महीने के आंकड़ों में सबसे ज्यादा है। बीते 10 फरवरी को 1104 नए मरीज मिले थे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 24 घंटे में 17,701 टेस्ट किए गए, जिसमें 5.70% मरीज पॉजिटिव पाए गए, जबकि एक संक्रमित ने दम तोड़ दिया। वहीं 314 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में कोरोना से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2641 हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।